मैं एशिया की सबसे बड़े बार में यहाँ पर अपने पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सालगिरह का केक अपने दोस्तों के हमरा काट रहे हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की तरफ से अपने पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को उनकी 34वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज 36वीं सालगिरह पे जो है वो मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज मुल्क के ऐसे मोड़ पे खड़ा है जिसमें पॉलिटिकल वर्कर्स को अपना एक किरदार अदा करना पड़ेगा। आपको ये मालूम है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के हवाले से एक मुआहदा साइन हुआ था, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आ रही थी उसमें वही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का जिक्र किया, क्योंकि आप लोगों को सबसे ज़्यादा इल्म होगा हमसे कि जब भी इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन के बाद ट्रिब्यूनल बनते हैं, उसके बाद जो कार्रवाइयाँ होती हैं, पूरा पार्लियामेंट का टेनोर गुजर जाता है लेकिन फैसले नहीं होते। न वो होते हैं, न जो बाकी पाकिस्तान की आवाम जिस तरीके से अपने इंसाफ के लिए अदालतों में होती हैं, वो फैसले भी ताख़ीर से होते हैं। अब मैं आपको एक रीसेंट मिसाल दूं कि पिछले इलेक्शन में 2018 में जो डिप्टी स्पीकर साहब मुंतखब हुए थे, उसमें मैं समझता हूँ कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाएगा कि जहाँ पर ट्रिब्यूनल ने, नादरा ने, हाई कोर्ट ने कहा कि क्वेटा के अंदर बलूचिस्तान का शहर और दारुल खिलाफा क्वेटा में 40 से 50 हज़ार ह्यूमन एरर वोट कास्ट हुए हैं। इंसान एक या दो या 100 बंदे गलती करेगा, 50,000 बंदों ने गलती की और ह्यूमन एरर वोट कास्ट हुए हैं, जिसका फ़ैसला आज तक आज़ाद अदलिया में नहीं हो सका। पार्लियामेंट भी ख़त्म हो गई, इलेक्शन भी हो गए, दूसरी पार्लियामेंट भी आ गई और आज तक सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बताया कि वो ह्यूमन एरर वोट कैसे हुए, कैसे नहीं हुए। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसी अदालतें हों जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हों और दूसरे में जो है बाकी केसेस सुने जाएं। इस तरह बाकी चीज़ें भी हैं और मैं, क्योंकि मीडिया के मेरे दोस्त यहाँ पर मौजूद है, मैं उनका भी यहाँ पर फ़ायदा उठाते हुए कहूँगा कि जिस सूबे का मैं गवर्नर हूँ, जिस सूबे से मेरा ताल्लुक़ है, हमने एक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी थी 2008 से 13 तक। हमने उस सूबे को एक पुरअमन सूबा बनाया था जिसमें हमारे लॉयर्स ने, जिसमें हमारे सियासी जमातों ने, जिसमें हमारे सिविल सोसाइटी ने, हमारे मीडिया के दोस्तों ने, हमारे फ़ौज के नौजवान और ऑफिसर्स ने, हमारे पुलिस के नौजवान और ऑफिसर ने, यहाँ तक कि खैबर पख्तूनख्वा के मासूम बच्चों ने, APS के जो हमारे शोहदा हैं, उन्होंने भी अमन के लिए कुर्बानी दी थी। हमने इस हुकूमत को, जो कि आज तीसरी दफ़ा मुसल्लत होकर आ रही है, एक पुरअमन सूबा हवाले किया था। आज आप देखें कि वो सूबा एक बदअमन सूबा बन चुका है। आज वहाँ पर जिस किस्म के हालात हैं, जो साउथ ऑफ खैबर पख्तूनख्वा है वो एक नो गो एरिया बना हुआ है। हमारे वज़ीर आला साहब का जो अपना शहर है, अपनी तहसील है, उसमें सारे तकरीबन दफातर बंद होकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शिफ्ट हो गए हैं। ये मुझे नहीं पता इसमें क्या रॉकेट साइंस है कि डेरा इस्माइल ख़ान में अगर जज अगवा होता है, अगर जज पे 2 जजों पे फायरिंग होती है, अगर कर्नल साहब अगवा होते हैं, अगर नादरा के ऑफिसर अगवा होते हैं, अगर रेवेन्यू के ऑफिसर अगवा होते हैं, तो सारे क्यों वज़ीर आला साहब के ज़मीनों के साथ या शहर से अगवा होते हैं। और आज वहाँ पर बदअमनी की ये सूरत हाल है कि असर के बाद दिन की रोशनी में हाईवेज़ ब्लॉक हो जाते हैं,
तलाशियाँ होती हैं, सरकारी अफसर्स को ढूंढा जाता है और उनको अगवा किया जाता है। भत्तों के लिए हमारे जो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो ठेके ले रहे हैं, जो बाकी साहिब हैसियत लोग हैं, उनको कहा था भत्ते दिए जाएँ। इस वक्त जो है हुकूमत की रिट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आप ख़ुद देखें कि जो सूबाई हुकूमत अपनी पुलिस को सड़कों पे निकाले कि आप वफाक के ख़िलाफ़, आप फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि वफाक ने उस वक्त के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का जो हमारे सूबे पे एहसान था 1% ऑफ NFC अवार्ड वॉर ऑन टेरर पे, उसके 600 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा में आए हैं, वो कहाँ खर्च हुए हैं। आज हमारे पुलिस की तनख्वाहें कम हैं, आज उनके पास APC नहीं है, आज उनके पास लेबॉर्ट्री और गैजेट्स नहीं हैं, असला नहीं है। तो वो पैसे, जब मैं हमेशा कहता हूँ कि इनके करप्शन के नज़र हुआ, इनकी अयाशियों के नज़र हुआ, और आज पुलिस बेसर व सामानी की हालत में वो जंग लड़ रही है। फिर हमारे वज़ीर आला उठते हैं कि मैं ख़ुद अफ़गानिस्तान से बात करूँगा, और फिर जब एक तकरीब होती है उसमें कौंसल जनरल जो अफ़गानिस्तान का है वो कौमी तराने पे, मेरे बहुत सी इख्तलाफ़ातों के सियासी जमातों के साथ, लेकिन मेरा पाकिस्तान पे कोई इख्तलाफ नहीं है। जब वो मेरे पाकिस्तान के तराने की, पाकिस्तान की इज़्ज़त नहीं करता, मैं उसकी भी इज़्ज़त कम से कम नहीं करूँगा। लेकिन CM की तकरीब में कौंसल जनरल का इस तरीके से बैठना, और उसके बाद वही CM उस कौंसल जनरल को ऐसे डिफेंड कर रहा था कि शायद वो किसी अफ़गानिस्तान के सूबे का वज़ीर आला है, न कि पाकिस्तान का वज़ीर आला है। लिहाजा ऐसी चीज़ें जो मुल्क के ख़िलाफ़ हों, हम तो पहले भी कहते थे जो भी इवेंट है, चाहे ये इवेंट हो, चाहे 9 मई हो, चाहे जो भी चीज़ें हों, हर वक्त हमारे CM साहब या जो हमारे PTI के दोस्त हैं वही क्यों बुलाए जाते हैं। कोई अच्छे केस में बुला लिए जाएँ तो अच्छा है, कभी किसी कत्ल के केस में बुलाते हैं, कभी शहद की बोतल में बुलाए जाते हैं, कभी 9 मई में बुलाए जाते हैं, कभी असले में बुलाए जाते हैं, कोई अच्छे केस में भी कभी बुला लिया जाए। अभी मैं देख रहा था कि शायद उनकी वो शहद की बोतलों वाली जो है वो पेशी पे जो है उसको, तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये पश्तूनों की रवायत नहीं है। मेरे साथ इस वक्त मेरे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के शाजी खान साहब खड़े हैं। पश्तूनों की रवायत नहीं है जो पिछले जलसे में जो तकारीर की गई। मैं महमूद खान अचकज़ई, जिसका मैं बहुत एहतराम करता हूँ, मैं उनसे सवाल करता हूँ, क्या आप उस स्टेज पे मौजूद थे? क्या आपका पश्तून कल्चर ये इजाज़त देता है कि आप ख़वातीन के ख़िलाफ़ या किसी ख़िलाफ़ ये नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करें? क्या ये पश्तून कल्चर है? क्या पश्तूनों की ये तरबियत होती है? आपकी मुजरिमाना खामोशी भी सवाल निशान है। जो अपने आप को पश्तून का सबसे बड़ा लीडर कहता है, आपने उस पर बात न करके एक मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की है। या तो आप कह दें कि हमारे खुदा न खास्ता हमारी ये तरबियत है पश्तूनों की, आप एक मैसेज दे रहे हैं कि ये पश्तूनों की ऐसी तरबियत हो रही है, कम से कम हमारी ऐसी तरबियत नहीं है, शायद उनकी हो। मैं आप लोगों का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला जो है आपसे मुलाकात भी, कोई सवाल होगा।